का बहुत ही फेमस टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए। क्लास 11th बीकॉम एमकॉम किसी भी क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए क्या है। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्लॉजेस है, और इसके बाद भी दो तीन चीजें हैं जो ज्यादा आपके आंसर जो बीकॉम लेवल में आप पढ़ रहे हैं वो 30 मिनट के क्रॉस हो जाएंगे। अदरवाइज ऑल्टरेशन ऑफ एमओए होता है और एक कंक्लूजन भी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। सबसे पहले लेट सपोज करो आप एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करेंगे, आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, जहां भी जनरली कोर्ट वगैरह में आपको एक फाइल सबमिट करना पड़ता है, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। तो जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो इसके साथ आपको एक और फॉर्म अटैच करना पड़ता है। इसके साथ आपको एक और फॉर्म अटैच करना पड़ता है। आपको पूछेगा कि रजिस्ट्रार पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही साथ आप क्या एमओए लेकर आए हो। अब आप तुरंत पूछेंगे कि ये एमओए क्या है, बोलेगा कि ये पेपर आपको लगाना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ एमओए को अटैच करना जरूरी है। तो अब आप पूछे एमओए क्या, तो बोले एमओए कुछ नहीं है। एमओए छोड़िए, आपको अपने कंपनी का सारा डिटेल एक पन्ने में लिख कर आना है। ये क्या है, ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब आपको और क्या चाहिए, एमओए। एमओए क्या है, कंपनी का एक डिटेल चाहिए। तो कंपनी का डिटेल क्या, कंपनी का नाम लिख दो इसमें, कंपनी का एड्रेस लिख दो इसमें, कंपनी क्या काम करना चाहती है, कंपनी का क्या है कैपिटल। तो ये सारा का सारा अबाउट कंपनी, कंपनी के सारे डिटेल इस पेज में लिखकर आप अटैच कर दो। तो आप पूछे कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है ये, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये जो एमओए है, ये बनाया जाता है आउटसाइडर्स के लिए। किसके लिए बनाया जाता है, आउटसाइडर। आउटसाइडर आपके एमओए को पढ़कर आपके एक कंप्लीट बॉर्डर के बारे में पता चल जाए, आपके लिमिटेशन पता चल जाए। किसी को, अगर किसी पर्सन को किसी कंपनी के बारे में जानना है कि कौन ओनर है, क्या काम करता है, कितना कैपिटल लगा है, क्या अंदर का मैकेनिज्म है, इसको जानना है तो आप एक पेपर सर्च करेंगे जिसका नाम है एमओए। एमओए से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो एमओए किसके लिए बनाया जाता है, एमओए बनाया जाता है आउटसाइडर के लिए। एमओए बनाया जाता है किसके लिए, आउटसाइडर के लिए। एमओए चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। इस एमओए से कंपनी के पूरे लिमिटेशंस पता चल जाते हैं। किसको किसको लिमिटेशन पता चल जाते हैं, आउटसाइडर। तो जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको एक फॉर्म, एक पेपर आपको अटैच करना कंपलसरी है। उस पेपर का नाम है एमओए। एमओए क्या है, एमओए चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मतलब बहुत मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप आधार कार्ड के थ्रू आप अपना फोन का नंबर ले सकते हो, आधार कार्ड आपके लिए जरूरी है, ऐसी कंपनी के लिए ये एमओए जरूरी है। एमओए किसके लिए बनाया जाता है, एमओए बनाया जाता है आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर आपका क्या पहचान पाएंगे, इससे लिमिटेशन देख पाएंगे कि आपका क्या क्या काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वाइज, अगर कोचिंग का आपने कभी ऐड देखा होगा तो कोचिंग के ऐड में कोचिंग का नाम लिखा रहता है, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं इसके बारे में लिखा रहता है, 11th है, 12th है, बीकॉम है, ओनर कौन है, योगेश ओनर है, उसका सेक्टर एड्रेस लिखा होता है। तो ये किसके लिए बनाया, मैं अपने कोचिंग के अंदर वालों के लिए ना, ये किसके लिए बनाया मैंने, आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर को इस टेम्पलेट को, इस पैम्पलेट को, इस एड को देखकर पता चल जाएगा कि अच्छा ये कॉमर्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, ये 11 12 बीकॉम एमकॉम सीएमए पढ़ा रहे हैं, इनके मालिक में भी योगेश हो सकते हैं, इनका कोचिंग का एड्रेस ये है। तो कोचिंग के बारे में बाकी बाहर वालों को बताने के लिए, बाहर वालों को बताने के लिए मैंने जो ऐड डाला, ठीक वैसे ही आपको अपने कंपनी का भी एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे कंपनी के बारे में आउटसाइडर्स को पता चल जाए। अब आउटसाइडर को जब आपके कंपनी के बारे में पता चल जाए, इंटरनल नहीं, प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं, आपका एक लिमिट पता चल जाएगा कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। वही पढ़ेंगे अपन क्लॉज में क्या क्या, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा एड्रेस है, कौन ओनर है, सारा डिटेल, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मैं अब डेफिनिशन डिस्कशन करता हूँ आपके सामने में, ध्यान से देखते चलना। देखिए, क्या है डेफिनिशन? A memorandum of association represent the charter of the company। इसको कंपनी का चार्टर बोला जाता है। चार्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ड्यूरिंग अ कंपनीज फॉर्मेशन। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जब कंपनी बनाते हैं, तब ये बहुत जरूरी है। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो जब कंपनी बना रहे हो, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत कंपलसरी है। It define the company's relation with the shareholder and specifying the object for which the company has been formed। जिस ऑब्जेक्ट से तुमने कंपनी बनाया है, उसको ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को बताता है। The company can undertake only those activity mentioned। The company can undertake only those activity mentioned in the memorandum of association। मतलब आप एसोसिएशन में, एमओए में जो कुछ भी लिखे हो, आप वही काम करोगे। एमओए में आपने जो लिखा हुआ है वैसे ही। जैसे मैं योगेश कॉमर्स क्लासेस, तो मैथ्स तो नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक वैसे एमओए में जो लिखा होगा, आप वही एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी करोगे। As such, the MOA lies down As such, MOS lays down the boundary beyond which the company action cannot go। ये एक बाउंड्री बना देता है। एमओए में जो कुछ भी आप लिखो, वो एक बाउंड्री बना देता है। कंपनी उसके बाहर काम नहीं कर सकता, कंपनी वहीं तक काम कर सकता है। When the company's action are beyond the boundary of the MOA, अगर कंपनी एमओए में जो लिखा हुआ है उसके बाहर काम करता है, तो such action will consider ultra vires एंड, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? वॉइड एक्शन बोल सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन के टाइम में, एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें कंपनी को अपने सारे लिमिट्स बताने पड़ते हैं कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी का प्लेस क्या है, सारा लिमिट बना दो। इस लिमिट के बाहर तुम एक भी काम नहीं कर सकते। अगर इस लिमिट के बाहर तुम काम करोगे, तो उसको वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड बोल दिया जाएगा। वॉइड मतलब व्यर्थ, वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो जाएगा। अब आओ पढ़ते हैं हम लोग जो मेन कंटेंट है इसका, जो मेन टॉपिक है। एमओए जब आप बनाएंगे, तो एमओए के अंदर आप क्या क्या लिखना पसंद करेंगे? एमओए के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, कितने पन्नों का होना चाहिए एमओए? एमओए के अंदर बेसिकली 6 टॉपिक होते हैं। इसको क्लॉज ऑफ एमओए, कंटेंट, कंटेंट मतलब एमओए के अंदर 6 क्लॉज होंगे। तो नंबर 1 क्लॉज है नेम क्लॉज। नंबर 1 क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज। तो जब आप एमओए बनाओगे, तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा रियल में नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के अंदर आपको क्या बताना है? सोचिए। हाँ, कंपनी को अपने किसके बारे में बताना है? नाम के बारे में बताना है। तो कंपनी अपना नाम क्या डिसाइड किया हो आप अपने कंपनी का, वो बताएंगे। प्लस आपका नेम कंपनी का किसी दूसरे कंपनी के नाम के साथ मैच नहीं होना चाहिए, अदर नेम के साथ मैच नहीं होना चाहिए। एक नाम से रिलायंस बन गया, टाटा बन गया, अडानी बन गया, अंबानी में जो भी नाम है, ये जो नाम कंपनी का बन गया, उस नाम का दूसरा नहीं हो सकता। प्लस आप अपने कंपनी के नाम के साथ किसी भगवान के नाम को भी यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का नाम यूज नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज नहीं कर सकते। जो कंपनी का नाम बनता है ना, बहुत केयरफुली बनाना चाहिए। किसी गॉड का नेम नहीं आना चाहिए, किसी कंपनी, दूसरे कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, प्लस किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसा नाम बना जो किसी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी झगड़े को ना बना दे, ऐसा नाम ना बने हमारा। तो कंपनी का नेम एकदम डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अदर कंपनियों से मैच खाता हुआ नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के बारे में नेम क्लॉज में क्या लिखा था? मेमोरेंडम शेल दैट द नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड। कंपनी के नाम के साथ क्या वर्ड होना चाहिए? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है तो क्या होगा? प्राइवेट कंपनी। अभी पहले अपन पढ़े भी होंगे कि जिन कंपनियों में पब्लिक का पैसा लगा होता है, जो वो उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी अपने साथ क्या लगाती है? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी अपने साथ क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द पब्लिक प्राइवेट एंड गारंटी लिमिटेड। गारंटी वर्ड भी लगाना पड़ता है। नोट, सिंगल मेंबर कंपनी शुड हैव द लास्ट वर्ड एज अ एसएमसी, प्राइवेट लिमिटेड। सिंगल मेंबर कंपनी भी बनता है। कंपनी के कुछ मेंबर्स होते हैं, तो एक तो आपको मालूम होगा प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी, एक सिंगल मेंबर कंपनी भी होता है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी, तो उसको भी अपने नाम पे कुछ लिखना पड़ेगा।
ओवरऑल कहना ये चाह रहे हैं कि नेम क्लॉज जब आप एमओए बनाओगे, एमओए में नेम क्लॉज पहला होगा, कंपनी का नाम किसी दूसरे से जुलता हुआ, मिलता-जुलता बना हो। जब आपने निकिता सॉल्ट वगैरह जो भी बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल है। तो मैं छोटा-सा कंटेंट उठाया हूँ कि अपने कंपनी के साथ लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, पब्लिक है। प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, गारंटी है तो उसके बारे में लिखो और सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसको भी लिखो। तो पहला होता है आपका नेम क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टोटल 6 क्लॉज हैं। 6 क्लॉज मतलब इसमें कौन-कौन सी बातें आएँगी? जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट है? तो 8 सब्जेक्ट है। वैसे इसके अंदर 8 टॉपिक 6 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। पहला नेम क्लॉज, दूसरा दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज क्या आता है कि जहां भी आपका कंपनी है उसका रजिस्टर ऑफिस के बारे में आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा। जिस भी एरिया में तुम्हारा है वहां का रजिस्टर ऑफिस क्या है, कौन से एरिया में तुमने रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे आपका जो प्लॉट जमीन होता है, घर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो किस एरिया के अंडर आ रहा है, तो वैसे ही आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। एवरी कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर ऑफिस। हर कंपनी का एक रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। द एड्रेस ऑफ विच शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार फॉर द कंपनी। हर कंपनी का एक ऑफिस होता है, उसका एड्रेस आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन करा है उसके पास आपको रखना है। फिर से एक बार, एवरी कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। द एड्रेस ऑफिस, जिसका एड्रेस आपको शुड बी कम्युनिकेटेड, बताना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरा रजिस्टर ऑफिस का है। दिस हेल्प द रजिस्ट्रार, जो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। एक सेकेंड, कहता है रजिस्ट्रार ऑफिस, दिस हेल्प द रजिस्ट्रार टू हैव कॉरस्पॉन्डेंस विद द कंपनी। Third, the place of register office can be intimated to the registrar within 30 days of incorporation। 30 दिन के अंदर आपको बताना है फॉर और कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, विचारी जरूरत नहीं है। तो आपको ओवरऑल ये समझना है कि हमको नेम क्लॉज तो डालना ही है, प्लस आपके एड्रेस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कौन से प्लेस में आपका है। तो एवरी कंपनी शुड हैव रजिस्टर ऑफिस, उसको बताना है। दिस हेल्प रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार जो आपका कंपनी का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, उसको हेल्प करेगा ताकि वो आपसे लेन-देन कर सके। आपको कोई नोटिस भेजना है तो देखो, कंपनी ना कई बार बहुत सारे गलत काम करते हैं, फ्रॉड हो जाता है, कंपनी को नोटिस भेजता है, तो नोटिस कहाँ से आता होगा? कोर्ट से। तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार बैठा है उसके पास आपका एड्रेस होगा तभी तो आपको नोटिस भेजेगा। तो नोटिस भेजने के लिए बोलते हैं इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, गवर्नमेंट से नोटिस आया, कोर्ट से नोटिस आया, तो नोटिस तब आएगा जब आप अपना एड्रेस रखोगे, तो वहां पर एड्रेस अपना जरूरी है। आपको क्रॉसपॉन्डेंस मतलब लेटर एक्सचेंज करने के लिए, पत्र व्यवहार करने के लिए आपको अपना एड्रेस देना जरूरी है। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी इंटरेस्टिंग क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी आप क्यों ओपन कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट है? तो कोई बोल रहा है कि मैं क्लॉथ का बिज़नेस करना चाहता हूँ, कपड़े का, कोई बोल रहा है कि मैं आयरन का बिज़नेस करना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट है कि मेरे को इसका बिज़नेस करना है, प्लास्टिक का बिज़नेस करना है। तो जो भी आपको कंपनी का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। भिलाई स्टील प्लांट का ऑब्जेक्ट क्या होगा कंपनी का? सेल लिमिटेड है कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? रेल की पटरी बनाना, स्टील के प्लेट्स बनाने, इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट आप इसमें लिख रहे होंगे, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसके बियॉन्ड वो वर्क नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे कंपनीज़ अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में बहुत सारे आइटम्स लिख देते हैं कि हम आगे चल के ये भी बिज़नेस करेंगे, ये भी बिज़नेस करेंगे, इसका भी काम करेंगे, तो सबको लिख के रख लो। भले आप मत करो। जैसे आपको 3-4 आइटम का बिज़नेस करना है, 1, 2, 3 या 4 गुड्स का बिज़नेस करना है, लेकिन फिलहाल आप ये कर रहे हो। फ्यूचर का प्लान भी इसमें लिख के रख दो। क्योंकि जितना आप लिखे हो उतना ही कंपनी वर्क कर सकता है और आउटसाइडर को पता चलेगा अच्छा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा ही बेच रहा होगा। उसको नहीं पता कि आप क्या, तो अगर कुछ और आपको बेचना है, कुछ और बिजनेस करना है तो आप पहले से लिख के रख लो इसको। आप पहले से लिख के रखोगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो सामने वाले को पता चल जाएगा और आपके इसको बियॉन्ड आप काम करने के, आप उसके अंडर ही काम कर सकते हैं। बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। अब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बियॉन्ड अगर मुझे काम करना है, जो मैं लिखा हूँ वो उसके अलावा भी मुझे काम करना है, तो फिर बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं। जैसे एक कंपनी है आईटीसी, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी है।
टबैको कंपनी बहुत सारे कॉफ़ी बनाता है, येपी बनाता है, बहुत सारे साबुन वगैरह बनाता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसका मेन काम तो टबैको का था, तम्बाकू का था। तो इसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में फूड आइटम्स, फूड ये सारा चीज़ लिख के रखा हुआ ऑब्जेक्ट में, तो जितना आप ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो, उतना काम कर सकते हो। उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। तो सर अगर हमने कोई एक ही गुड्स के बारे में लिख दिया और अब हम चाहते हैं कि और भी कोई नया गुड्स ऐड करें, तो उसके लिए बहुत सारे लेंथी प्रोसीजर होते हैं, स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करना होता है, मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लेटर पास हो जाएगा, तब आप ऐड करोगे, उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, बट अभी उतना डिटेल नहीं पढ़ना। आओ उसके बारे में पढ़े, ऑब्जेक्ट क्लॉज़ क्या है? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लॉज बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है एमओए का क्या है इट डिटरमाइन द राइट्स एंड पावर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो डिफाइंड इज शेप ऑफ एक्टिविटी क्या काम करने वाला है क्या आपके राइट्स है क्या आपके ड्यूटी वो सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिखा देगा एक्टिविटी बता देगा द ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड बी डिसाइडेड केयरफुली बहुत सोच समझ के ऑब्जेक्ट क्लॉज निकालना है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑल्टर हीज क्लॉजेस लेटर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते ऑल्टर मतलब बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते तो जो भी आप अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं बड़े सोच समझ कर ऑब्जेक्ट डिसाइड करना बाद में ये चेंज नहीं हो सकता बड़ा मुश्किल होता तो है चेंज जैसे आपका नाम रखा गया अब इतने आगे तक पहुंच गया आपका नाम चेंज हो सकता है नहीं बिल्कुल हो सकता है लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कोर्ट में जाकर परमिशन लेकर बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर है नाम चेंज हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है लोग नहीं करते इसलिए बचपन में जब आपका नाम रखा गया तो बड़े सोच समझ कर रखा गया अगर उस समय कुछ ऐसा नाम रख दे कि बाद में आपको चेंज करना तो दिक्कत होगा तो इसलिए सोच समझ कर नाम रखो वैसे ही सोच समझ कर ऑब्जेक्ट बनाओ and no activity can be taken up by the company which is not mentioned in the object clause ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ना हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में होगा वही काम करोगे इसके आगे का काम नहीं कर सकते तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले नेम क्लॉज जिसमें प्राइवेट वर्ड ऐड करना है पब्लिक वर्ड ऐड करना है गारंटी वर्ड ऐड करना है किसी नाम दूसरे से मिलता जुलता ना हो दूसरा था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसमें आपको अपने क्रॉसपोंडेंस के लिए सारा रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार कौन है जो आपको कंपनी का रजिस्टर कर रहा है उसके पास आपको सारा एड्रेस भेजना है उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में आप सारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि आप क्या क्या ऑब्जेक्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज क्लॉज लिमिटेड लायबिलिटीज क्लॉज मालूम है सभी को दो टाइप की लायबिलिटी होती है एक होता है अनलिमिटेड और एक होता है क्या लिमिटेड अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड में आते हो जो मेरे पास पढ़े उनको मैंने बहुत पहले सिखाया वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज और अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज अब लाइबिलिटीज जैसे कि आपने पहले वीडियो में पिछले वीडियो में मीनिंग पढ़ा होगा तो उसमें होता है लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी वहां हमने डिस्कशन किया सेम आप यहाँ लिख सकते हो अगर आपने याद किया हुआ तो लायबिलिटीज क्लॉज आपकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितनी गारंटी है इसके बारे में आपको पहले से एमओए में लिखना है तो देखिए दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर लिमिटेड बाय शेयर जितनी आपकी लायबिलिटी है शेयर की वैल्यू उतनी ही आपकी लायबिलिटी है जैसे मैंने 1 लाख का शेयर खरीदा तो मेरी 1 लाख की लायबिलिटी उसको आप लिख के रख लो पहले से फिर it means that the member will be liable to pay only the unpaid balance of the share. जितने शेयर में अनपेड बैलेंस है मेरा उतना ही लाइबिलिटी होगा 10 रुपए का एक शेयर है मैंने 5 रुपए पेड कर दिया है मैंने 5 रुपए अभी तक पेड नहीं किया है तो जितना अनपेड है वहां तक की मेरी लाइबिलिटी इतना मैं और दूंगा क्योंकि मैंने बाकी 5 दे चुका है आगे द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर में बी लिमिटेड बाय क्या हो सकती है गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है जैसे मेरे पास 1 लाख के शेयर्स है मैंने गारंटी दिया कि कंपनी को इन फ्यूचर अगर डेप्ट होता है लॉस होता है तो मैं 5 लाख की गारंटी दिया हूं तो वहां लिख दो लिमिटेड बाय गारंटी तो जैसा भी आपकी कंपनी के लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही होंगे लेकिन वो लिमिटेड बाय शेयर होंगे लिमिटेड बाय क्या होंगे गारंटी होंगे तो उसको आपको मेंशन करना है किसमें एमओए में तब कोई एमओए पढ़ेगा तो पता चल जाएगा अच्छा इस कंपनी के जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड बाय गारंटी है या इस कंपनी के जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लोगों को पता चलना है एक आपकी लिमिटेशन बता रहे हैं इसके बाद आपको पढ़ना है नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एमओए में एक और टॉपिक होगा कैपिटल क्लॉज अब कैपिटल क्लॉज ना हम सभी कभी ना कभी सुने हुए हैं जैसे अ कंपनी रजिस्टर्ड
विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। जब आप शेयर्स के क्वेश्चन 12th में पढ़े होंगे या फिर सेकंड ईयर की शुरुआत में पढ़े होंगे, तो रजिस्टर कैपिटल्स को छोड़ देते थे, इससे बनाते नहीं है। फिर कंपनी इशूड कैपिटल लिखता है, इशूड कैपिटल, कि मैंने सिर्फ 5 लाख इशू किया, तो इससे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रजिस्टर कैपिटल जो आप छोड़ देते हैं, इसको कई बार ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ये भी आपने सुना होगा, ऑथराइज कैपिटल। तो ये रजिस्टर कैपिटल क्या, ऑथराइज कैपिटल क्या है, सुनो। जब आप एमओए बना रहे हो, कोर्ट में एमओए भेज रहे हो, उसका एक फिफ्थ क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपको अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना पैसा आप अपने कंपनी में लगा सकते हो, उसके बारे में नोटिस दे दो कि सर मेरे कंपनी में 5 लाख रुपए, हाँ 5 करोड़ रुपए, 5 CR लगेगा, ये आप बता दो पहले से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख दो कि इतने लाख की कंपनी, इतने करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूँ। हालांकि अभी आप 2 लाख की कंपनी बना रहे हो, अभी आपको 2 लाख की जरूरत है, अभी आपको 1 लाख की जरूरत है, अभी आपको 10 लाख की, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट लिख दो। क्योंकि जितना तुम यहाँ पर कैपिटल लिखोगे, इससे ज्यादा आप अपने कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जितना कैपिटल आपने लगाया है, वो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा लिख दो। इसको बोलते हैं रजिस्टर कैपिटल। क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस कैपिटल को आप लिखेंगे, जितना कैपिटल लिखेंगे, ये आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपिटल आपको लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि इतने करोड़ की कंपनी है, मैक्सिमम इसके ऊपर ये नहीं जा सकता। लेट सपोज करो मैंने अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें 5 करोड़ रुपीज लिख दिया रजिस्टर्ड कैपिटल में। इसका ये मतलब है कि 5 करोड़ से ज्यादा का मैं पैसा नहीं लगा सकता अपने बिजनेस में। आओ पढ़े क्या लिखा हुआ। दिस क्लॉज स्टेट द टोटल कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, जो तुम कंपनी बनाने वाले हो उसका टोटल कैपिटल लिख दो, इतना लगाने वाला हूँ। सर मैं जितना लिखा उतना नहीं लगाया, तो मत लगाओ। आप 5 करोड़ लिखे हो, आप 1 करोड़ लगा के चालू कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम लिख के रख लो कि इतना मैक्सिमम है। द डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू कितना इक्विटी शेयर में बटेगा, कितना प्रेफरेंस शेयर में बटेगा, वो भी पहले से बता दो। ठीक। द नंबर ऑफ शेयर इन ईच कैटेगरी, इक्विटी कितना रहेगा, प्रेफरेंस कितना रहेगा, वो बता दो। और मैं तो बोलता हूं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल। रियल में आपको कम की जरूरत होगा, लेकिन आप मैक्सिमम लिख कर रख दो, इसलिए उसको रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, और इससे क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया जाता, ये तो आप मैक्सिमम लिख दिए हो। मेरी कंपनी को 50 लाख की कैपिटल की जरूरत है, आप 50 करोड़ लिख कर छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो कि आगे चल के आपको और पैसा लगाना होगा, तो आप एक लिमिट डिसाइड कर सकते हो, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो कितना कैपिटल टोटल लगेगा वो लिख दो, प्रेफरेंस कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा वो लिख दो, उसके नंबर्स क्या रहेंगे वो लिख दो। तो नंबर 1 क्लॉज इस क्या था, नेम क्लॉज। नंबर 2 रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज। नंबर 4 क्या था तुम्हारा, लाइबिलिटीज क्लॉज। एंड नंबर 5 है कैपिटल क्लॉज। अभी तक आप देखे कंपनी के मालिक जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो ओनर हैं, जो डायरेक्टर है, उनका डिटेल आया ही नहीं। पहला डिटेल कंपनी का नाम बताओ बोले, दूसरा कंपनी का एड्रेस बताओ बोले, ये तो आपको पूछ रहे हैं ना, प्रमोटर है, आप डायरेक्टर है जो कंपनी बनाने वाला है। कंपनी का नाम पूछ लिए, कंपनी का एड्रेस पूछ लिए, कंपनी का ऑब्जेक्ट पूछ लिए, कंपनी का कैपिटल पूछ लिए। तो जो मालिक कंपनी चला रहा है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। आप अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, आपका नाम क्या है, आप कौन-कौन डायरेक्टर है, वो कौन-कौन कंपनी चल रहा है, उनका नाम बताओ पर्सनल। तो उसके लिए बना हुआ है अगला एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जो लोग मिलकर कंपनी चालू कर रहे हैं। अब इनका पर्सनल डिटेल आएगा, अब इनकी बारी है। वैसे भी आपने पहले दिन पढ़ा हुआ, कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो कंपनी खुद एक पर्सन है, और उसको जो चला रहे हैं प्रमोटर्स, ओनर्स, डायरेक्टर, वो लोग भी एक पर्सन है। तो पूरा डिटेल इसका चाहिए, दोनों बोथ आर सेपरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अब इसकी बारी है, जो ओनर, जो प्रमोटर, जो डायरेक्टर है, उनका पर्सनल डिटेल आएगा। आप अपने बुक में पढ़ोगे तो सारा कुछ लिखा होगा। तो जब आप बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है, नेम के बारे में। नंबर 2 लिखना है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, एड्रेस के बारे में। नंबर 3 लिखना है आपको किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। नंबर 4 आपको लिखना है किसके बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में। नंबर 5 लिखना है आपको किसके बारे में, कैपिटल। एंड नंबर 6 फाइनली
वो जो पर्सन, जो प्रमोटर, जो कंपनी का फॉर्म लेकर वहाँ गया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसका डिटेल भी लगेगा यहाँ पर। प्रमोटर्स ही होते हैं जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं। तो ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप क्यों बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं हम लोग आउटसाइडर के लिए, जिसको कंपनी का क्या पता चल जाए, लिमिटेशन, कंपनी की बाउंड्री पता चल जाए, कंपनी का एक ओवरऑल पता चल जाए कि कितना काम करने वाला है कंपनी, कंपनी क्या नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक लिमिटेशन पता चल जाए। ये कंपनी का टेम्परेरी पेपर नहीं है, ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। कौन? एमओए। इसके बिना कंपनी बनेगा ही नहीं। अगर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है तो एमओए जमा करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आपको फोन का सिम लेना है तो आपको आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा। इनकम टैक्स बना जमा करना है, इनकम टैक्स भरना है तो पैन कार्ड जरूरी है। वैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूरी है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चार्टर, चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। चार्टर ऑफ द कंपनी, चार्टर मतलब बहुत मुख्य है, बहुत काम का है। तो ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसके मीनिंग जो मैंने रखा हुआ है, आप ये मीनिंग को यूज कर सकते हो। एक सेकंड। ये मीनिंग आपका बहुत अच्छा मीनिंग है। इसके बाद आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो आप उससे पढ़ लो। निकिता सॉल्ट ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, या फिर बुक ले रहे हो तो उससे पढ़ सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का रिलेशनशिप विद द शेयर के साथ, शेयर होल्डर के साथ बताता है। और ये नॉलेज अबाउट किसके लिए है? आउटसाइडर के लिए। इसी को देखकर तो लोग आपके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। इसी को देखकर तो बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे आपको। गूगल में सर्च करेंगे मेमोरेंडम क्या है इनका, एक अनुमान लग जाएगा, उसके बाद बिजनेस किया जा सकता है। तो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसके बारे में आप कंप्लीट अच्छे से डिटेल बुक से पढ़ लें जी।